हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग आज़ाद अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के क्रम में भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा रहा हूं और उसमें भी हमने 1784 के एक्ट तक पढ़ लिया है। किस क्रम में हम इन कक्षाओं का विकास कर रहे हैं, किस क्रम में कक्षाएं चल रही हैं, वो सब हमने पीछे की वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। तो अब हम डेली उन पुराने बिंदुओं पे वापस ना जाके जो नई चीज़ हमको पढ़ानी होगी हम वही पढ़ाएंगे, क्योंकि रिकॉल करने में वीडियो की साइज़ बड़ी हो जाती है और चीज़ें वही रह जाती हैं। तो कंटेंट में वीडियो लंबी हो जाती है और ज़्यादा कुछ आप लोगों को दे नहीं पा रहा हूँ। तो इसको देखते हुए हमने तय किया है कि अब हम वो एक्ट उठाएंगे और उस एक्ट में जो निश्चित बात कही गई है वो ज़्यादा बार रिपीट करने से बचने की कोशिश करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को जैसा लगे आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने 1784 का क्विट्स इंडिया एक्ट पढ़ लिया था। अब हम आज देखेंगे 1786 का एक्ट। 1786 का एक्ट। अब इस एक्ट में क्या हुआ था? इस एक्ट में कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है वो गवर्नर जनरल अपनी जो परिषद है, अपनी परिषद के निर्णय, अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त कर सकता था। क्या कर सकता था? निरस्त कर सकता था। निरस्त कर सकता था। समझ में आया? पहले क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को जो परिषद दी गई विभिन्न अधिनियमों में, उसमें ये कहा गया कि उसकी परिषद जो होगी वो बहुमत से निर्णय होगा और जो गवर्नर है वो, क्योंकि 4 सदस्यीय उनको परिषद दी गई थी, फिर बाद में 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का मात्र इतना राइट होता था कि गवर्नर जनरल वो निर्णायक मत दे सकता था। अब क्या कह दिया गया कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त कर सकता है। निरस्त करने का मतलब अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये एक प्रकार का क्या है? वीटो है। कौन सी पावर है? वीटो पावर। तो वीटो पावर का ओरिजिन कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है? ये मिलता है 1786 के एक्ट में। 1786 के एक्ट के माध्यम से बताया गया कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त कर सकता है। और दूसरी बात क्या कही गई? कही गई कि सेना का जो प्रधान सेनापति होगा, सेना का जो प्रधान सेनापति होगा, प्रधान सेनापति होगा, सेनापति गवर्नर जनरल होगा। गवर्नर जनरल होगा। जैसे आज के देश में आज की तारीख में आप देखते हैं कि सारी सेनाओं का जो सेना प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। समझ पा रहे हैं? इसको आप रिलेट कर लीजिएगा कि सेना का प्रधान सेनापति कौन होगा? गवर्नर जनरल होगा। तो ऐसी शक्ति पाने वाला, ऐसी शक्ति पाने वाला पहला, आपसे पूछता है कि सेना के प्रधान सेनापति का पद पाने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? तो वो कौन था? पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक। ऐसी शक्ति पाने वाला पहला गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस बना। समझ में आया? सिर्फ इस एक्ट के माध्यम से यही 2 चीज़ें बताई गई। 1786 का एक्ट जो है वो सिर्फ 2 बातों के बारे में चर्चा करता है। वो क्या कहता है? एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, जो एकदम फैक्चुअल, प्रीवियस ईयर में कम से कम 10 बार ये सवाल पूछा गया होगा अलग अलग एग्जामों में, कि जो है गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त करने लगा। किस एक्ट के माध्यम से ये व्यवस्था की गई थी? तो 1786 के एक्ट के माध्यम से। दूसरा, सेना के प्रधान सेनापति
जो होगा वो गवर्नर जनरल होगा। इस एक्ट का प्रावधान, इस चीज़ का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? तो 1786 के। और ऐसी शक्ति मतलब सेना के प्रधान सेनापति, सेना के प्रधान सेनापति को गवर्नर जनरल जो है वो सेना का प्रमुख होगा। ये अधिकार पाने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। दूसरा, सिर्फ इसमें इतनी ही बात है, इसको आप ध्यान दीजिएगा 1786 के एक्ट में। फिर आ जाता है 1793 का एक्ट। कौन सा एक्ट आ जाता है? 1793 का एक्ट। अब आपने देखा होगा कि 1700 उसमें जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से जो एक संस्था का उदय हुआ था, नियंत्रक मंडल का, जिसमें 6 सदस्य होते थे। एक चांसलर होता था, एक राज्य सचिव होता था और उसमें 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे। तो उसमें क्या कहा गया? अब कौन सा एक्ट आएगा? 1784 हो गया, 1786 हो गया। अब जो एक्ट आएगा उसको बोलते हैं 1793 का एक्ट। 1793 का एक्ट, ठीक। अब इसमें क्या कहा गया? पहला नंबर तो ये आप समझिए कि कंपनी का लाइसेंस हर एक 20 वर्ष पे बढ़ा दिया जाता था, तो वो बढ़ गया। वो तो हर एक एक्ट के माध्यम से जो भी 20 वर्ष के टर्नओवर के लगभग आ रहे हैं उसमें सब में कंपनी का कार्यकाल 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता था। दूसरा क्या हुआ? इसमें ये कहा गया कि जो ये हमने बताया था आपको 1784 के एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने एक विशेष प्रकार की कमेटी या विशेष प्रकार की एक संस्था, नियंत्रक मंडल का गठन किया, जिसमें क्या होते थे? 6 सदस्य होते थे और ये सारे सदस्य ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे। तो नियंत्रक मंडल के ये जो 6 सदस्य होंगे, इनका जो वेतन होगा, इनका जो वेतन जो होगा वो भारत पे भारित होगा, भारत के राजस्व पर भारित होगा। समझ में आई बात? क्या कहा गया? जब गठन किया गया था 1784 में इस नियंत्रक मंडल का, तब वो जो वेतन और भत्ते पाते थे वो कहाँ से मिलता था? उनको मिलता था ब्रिटिश संसद से या ब्रिटिश गवर्नमेंट से। अब क्या कह दिया गया? इस एक्ट के माध्यम से कहा गया कि जो 1793 के एक्ट के माध्यम से कहा गया कि जो नियंत्रक मंडल था जिसमें 6 सदस्य थे, हमने आपको ये बताया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से भी आपको मैंने लिखाया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से भी मैंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था आपको। इन सदस्यों का जो वेतन होगा वो भारत के राजस्व पर भारित होगा। दूसरा, हमने ये भी बताया था आपको कि 1784 के एक्ट के माध्यम से एक बात ये निश्चित कर दी गई थी कि जो भारत में कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध या जीते गए क्षेत्र हैं उस पर जो है ब्रिटिश संसद का आधिपत्य होगा। तो लिखित तौर पे ये पहला ऐसा दस्तावेज था जो भारत के अंदर ब्रिटिश का आधिपत्य साबित करता था। भारत के क्षेत्र पे ब्रिटिश का आधिपत्य स्थापित करने वाला लिखित जो दस्तावेज, वो पहला दस्तावेज कौन था? 1784 का एक्ट था। तो 1784 में वो व्यवस्था कर दी गई थी कि लिखित रूप से बता दिया गया था कि भारत का जो राज्य क्षेत्र कंपनी द्वारा अर्जित किया गया है युद्ध में, वो किसका होगा? वो ब्रिटिश का होगा, ब्रिटिश क्राउन का होगा। दूसरा, अब इसके माध्यम से क्या कह दिया गया? इसके माध्यम से वो एक लिखित दस्तावेज था, पहला लिखित दस्तावेज ऐसा था जो ये घोषणा करता था कि जो कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र है इंडिया में, उस पर किसका आधिपत्य होगा? ब्रिटेन का होगा। अब इस एक्ट के माध्यम से क्या कह दिया गया कि भारत पर शासन, ये बहुत टर्निंग पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट करिएगा कि भारत पर शासन जो है पहले कैसे होता था? युद्ध होते थे, व्यापार होते थे, फिर तमाम प्रकार की नीतियां बनाई जाती थी। तो इस एक्ट के माध्यम से पहली बार ये कहा गया कि भारत पर शासन अब लिखित
दस्तावेज या लिखित विधि पे आधारित होगा, या तो क्या कह दिया गया कि लिखित विधि के आधार पर होगा, आधार पर होगा। समझ पा रहे हैं? पहली बात क्या कही गई, कहा गया कि जो 6 सदस्य हैं बीओसी के नियंत्रक मंडल के, इनका वेतन भारत के राजस्व पर आधारित होगा। दूसरी बात कही गई कि भारत पर शासन जो है अब लिखित विधि के आधार पर होगा। समझ में आया? और तीसरी बात इसी में क्या कही गई कि सभी खर्चे निकाल कर 5 लाख, कितना, 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष किसको देने होंगे? ब्रिटेन को देने होंगे। 5 लाख रुपए प्रति वर्ष ब्रिटेन को देने होंगे, ब्रिटेन को देने होंगे। समझ में आई बात? आशा इतनी बात समझ में आ गई होगी। सभी खर्चे निकालकर मतलब ये जो नियंत्रक मंडल हैं, गवर्नर जनरल हैं, उनकी परिषद में जो सदस्य हैं, उनका सबका वेतन जो है भारत के राजस्व पर भारित कर दिया गया, और उनका सबका पेमेंट निकालने के बाद, उनका सारा भत्ता निकालने के बाद, उनका सारा सैलरी या वेतन और भत्ते सब निकालने के बाद फ्रेश जो बचत के रूप में वो 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष किसको देने होंगे? ब्रिटेन को देने होंगे। इस एक्ट के माध्यम से ये तय कर दिया गया। आपको समझ में आया? इसमें सिर्फ यही इतनी बात हुई है कि जो 1793 का एक्ट आया है, इसके माध्यम से कहा गया कि जो 6 सदस्य की बॉडी ओरिजिन हुई है अभी 1784 के माध्यम से नियंत्रक मंडल का, इसका वेतन जो है भारत के राजस्व में भारित होगा, और भारत पर शासन अब लिखित विधि के आधार पर होगा। तीसरा, सभी खर्चे निकालकर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष ब्रिटेन को देने होंगे। आशा इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जो अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला पढ़ेंगे हम लोग 1813 का एक्ट। कौन सा एक्ट पढ़ेंगे? 1813 का एक्ट। 1813 के एक्ट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है, उसमें भी जो है बहुत नॉर्मल सा चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा, मगर वो जो चेंज होगा वो चेंज बड़ा क्रांतिकारी था। चेंज तो छोटा सा था, पर वो चेंज था बड़ा क्रांतिकारी। आप समझिए कि क्या ऐसा, आप क्या गेस कर पा रहे हैं कि उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कहा गया? अब क्या कहा गया, आपको हमने बताया था, जब हमने आपको 1600 का चार्टर एक्ट बताया था, तो हमने बताया था कि कंपनी को भारत पर व्यापार करने के लिए एकाधिकार दिया गया। तो सबसे पहले कौन सा एक्ट आता है? अब बताओ कि 1813 का एक्ट। अब मैं इस एक्ट के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। इसके बारे में 1813 का एक्ट। 1813 के एक्ट में क्या कहा गया? इसमें हमने आपको पहले तो पुरानी चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश किया करिए, कि जो मैं यहाँ पे लिंक करवाता हूँ आप लोगों को, मैं वैसे हर एक पॉइंट पे उसका जो बैकग्राउंड होता है, उसका जो ओरिजिन होता है, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोग भी कोशिश किया करिए कि उसके ओरिजिन को आप दोहराने का प्रयास किया करिए। हम इसके माध्यम से पहली बात क्या कही गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। समझ में आया? कर दिया गया। अब ये जैसे ही मैं ये बोलता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो आपके दिमाग में खट से क्लिक होना चाहिए कि ये एकाधिकार दिया कब गया था। ये एकाधिकार समाप्त तो 1813 में कर दिया गया। एकाधिकार दिया कब गया था? तो वो 1600 के चार्टर एक्ट के माध्यम से एकदम कंपनी के गठन के समय दिया गया था। एकाधिकार समाप्त हो गया। पर यहीं पे आप लिख लीजिएगा परंतु, कर दिया गया परंतु
परंतु दो चीजों को बचा दिया गया था। किसको बचा दिया गया था? चाय, हमने एक बार इसकी चर्चा किया भी है, चाय और चीन। चाय और चीन पर एकाधिकार बना रहा। चाय और चीन पर एकाधिकार बना रहा। समझ में आया? कंपनी के सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एकाधिकार की बात आती है तो वो चाय और चीन पर एकाधिकार बना रहा। अब कहिए तो कहिए क्या, मैं बता ही देता हूँ कि सिर्फ चाय और चीन पे ही क्यों एकाधिकार बना रहा। दरअसल मैं इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं उस पर फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। आप ऐसे एक शॉर्ट फॉर्म में सुन लीजिए कि जो कंपनी है ब्रिटिश ताज इतने समय तक 1813 आते आते उसने क्या कह दिया था 1784 के माध्यम से कि भारत में जो भी कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र है वो सब किसका होगा? ब्रिटिश ताज का होगा। तो उसने देखा कि कंपनी के अधिकारी जो है, आला अफसर, अपने आप को स्वयं शासक मानते थे, वो ब्रिटेन ताज को भी कहीं न कहीं एक बार इग्नोर कर देते थे। तो उन्होंने आसपास में कई छोटी छोटी कंपनियों का और डेवलप किया, वो जिनके व्यापार का मॉडल कैसा था? ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी पे का जो था मतलब उनका जो व्यापार करने का मॉडल था वो सेम टू सेम ईस्ट इंडिया कंपनी के मॉडल पे आधारित था, और लाभ वो ज़्यादा दे रहे थे ब्रिटेन संसद को, ब्रिटिश ताज को, ब्रिटिश सरकार को। तो समझ में आई बात? तो इसलिए उसने जो है एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब सारे व्यापारी आने लगे, और भी कंपनियों को ओरिजिन हुआ, और भारत में व्यापार करने की होड़ लग गई। पर चाय और चीन पर क्यों? ऐसा इसलिए कि चाय, देखिए हम आपको बता दें कि जैसे ये है, ये भूटान अगर समझ लीजिए तो ये ऐसे ही, ऐसे मोटा मोटा समझ लीजिए आप लोग। ये आप फिर से देखिए, अगर ये भूटान है, मैं सिर्फ पूर्वोत्तर राज्य बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये और ये, सपोज दैट ये पूर्वोत्तर राज्य है। तो हमने बताया कि ये है मेघालय का पठार, आप लोग जानते भी होंगे। मेघालय के पठार में ही है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे ये मानसूनी जो भारत का मानसून होता है उसको जो है रोकती हैं। और यहीं पे है सबसे ऊंचा स्थान जो खासी पहाड़ी पे है, उसको बोलते हैं चेरापूंजी, और इधर है मासिन राम। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चाय की खेती इधर ज़्यादा होती है। और चीन चीन चूंकि जो है इधर एक दर्रा है सिक्किम के पास में, और इधर एक दर्रा है अरुणाचल प्रदेश के पास में, तो यहाँ से जो है चीन के लिए रास्ते खुलते थे। अब चूंकि हम आपको बता दें कि चाय की जो खेती होती है उसके लिए जो उपयुक्त मृदा होती है उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए कि उसमें पानी चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए, और ऐसा पानी चाहिए जो भराव ना हो, जिससे पानी का, ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी का भराव ना हो। तो ये जो मेघालय का पठार है ये ऊंचा है, और यहाँ पहाड़ियाँ होने के कारण बारिश भी ज़्यादा होती है, और पहाड़ी होने के कारण पानी बह भी जाता है, इसलिए ये चाय के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या था, इधर चाय की खेती होती थी। और चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस्टेब्लिश हुई थी वो इन क्षेत्रों में कहीं न कहीं अन्य कंपनियों की अपेक्षा ज़्यादा व्यापार करने में सफल थी। जो नई कंपनियां आ रही थी उनको उतना आइडिया नहीं होता था कि कैसे जाके वहाँ काश्तकार से बात करनी है, कैसे खेत के बागान लीज पे लेने हैं, कैसे कैसे क्या करना है, और चीन के साथ व्यापार का मॉडल कैसा होगा, क्योंकि इधर एशिया से तो व्यापार अवरुद्ध हो चुका था। समुद्र के मार्ग से जाने के लिए सीधा आपको यहाँ भारत से टच होना पड़ता था, और इसके लिए एक लंबे एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती थी। इसीलिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार चाय और चीन पर छोड़ दिया गया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिश ताज ने, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सारे एकाधिकार को समाप्त कर दिया, तो चाय और चीन पर क्यों छोड़ दिया था। समझ में आया? इसलिए चाय और चीन पे छोड़ दिया था। आशा है इतनी बात समझ में आ गई होगी।
दूसरा क्या इसमें बात इसमें क्या प्रावधान किया गया, दूसरा प्रावधान ये किया गया कि जो ईसाई मिशनरियां होंगी, क्या होंगी, ईसाई मिशनरियां, ईसाई जो ईसाई मिशनरियां होंगी, ईसाई मिशनरियों को, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की छूट दी गई। अब आप समझ रहे, छूट दी गई। अब आप इतनी अंडरस्टैंडिंग रखा करिए कि अब भैया ईसाई मिशनरियों को अगर भारत में प्रचार की छूट दी गई तो ईसाई मिशनरियां कहीं ऑर्केस्ट्रा का प्रचार तो करेंगी नहीं, वो सिर्फ ईसाई धर्म के बारे में प्रचार करेंगी। तो इतना आप समझ जाया करिए कि जब ईसाई मिशनरियां हैं उनको अगर भारत में प्रचार की छूट दी जाएगी तो वो सिर्फ ईसाई धर्म का प्रचार करेंगी, ठीक है ना। तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की छूट दी गई। और कलकत्ता में क्या किया गया, कलकत्ता में एक गिरजा घर बनाया गया। क्या बनाया गया, एक गिरजा घर भी बनाया गया। और इस गिरजा घर में एक बिशप, बिशप क्या होता है, जो बड़ा पुजारी होता है, पंडित होता है, मान के चलिए कि वो, और 3 पादरी, एक बिशप और तीन पादरी की नियुक्ति हुई। क्या हुआ, एक बिशप और 3 पादरी की नियुक्ति हो गई। समझ में आया, इतनी बात समझ में आया कि 1813 का एक्ट क्या क्या कहता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु चाय और चीन पर एकाधिकार बना रहा। दूसरा क्या कहा गया कि ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की छूट दी गई। भारत में धर्म, इसमें आप एक शब्द जोड़ ही दीजिए, धर्म प्रचार की छूट दी गई। और कलकत्ता में एक गिरजाघर बनाया गया। जैसे कलकत्ता में पहला सर्वोच्च न्यायालय भी स्टेब्लिश किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से, वैसे 1813 के माध्यम से क्या कर दिया गया कि कलकत्ता में एक गिरजाघर बनाया गया, उसमें एक बिशप और 3 पादरियों की नियुक्ति हो गई। समझ में आया। दूसरा मतलब अगला नेक्स्ट प्रावधान ये किया गया कि शिक्षा पर, अब देखो वक्त आ गया था कि अंग्रेजों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और चूंकि कम्युनिकेशन सही से उन लोगों के साथ, भारतीयों के साथ बहुत गिनी चुनी मात्रा में ऐसे लोग थे जिनके साथ संवाद की स्थिति बन पाती थी, तो ये चाहते थे कि भारत के लोग भी शिक्षित हों और वो हमारे लिए छोटे छोटे पदों पे काम करें और हमसे कम्युनिकेट कर पाएँ, जिससे हमें भारत पे शासन करने में आसानी होगी और हमें मदद मिलेगी। तो इसी को मद्देनज़र देखते हुए उन्होंने क्या किया कि 1 लाख, इतना 1 लाख रुपए प्रति वर्ष किस पे खर्च करना शुरू किया, शिक्षा पर खर्च करना शुरू कर दिया गया। तो आपसे सीधा क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा पर खर्च के लिए पहला विधिक प्रावधान कहाँ किया गया, किस एक्ट के माध्यम से किया गया, तो 1813 के माध्यम से पहली बार शिक्षा पे खर्च के लिए फंड बनाया गया। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और की गई कि विज्ञान और साहित्य के लिए फंड की व्यवस्था की गई। फंड की व्यवस्था, समझ में आया, फंड की व्यवस्था की गई। ठीक, किसके किसके लिए, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पे खर्च प्लस विज्ञान और साहित्य के लिए फंड की व्यवस्था की गई।
और दूसरा क्या हुआ, अब इसमें जगह नहीं है तो कहाँ लिखें, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला, फिर आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसमें और तीसरी बात जो बहुत और अच्छी दमदार बात कही गई, देख रहे हैं आप कैसे हमने बताया कि है तो छोटा पर बहुत असरदार। यहाँ से चीज़ें जो है बदली काफ़ी चीज़। ईसाई धर्म वाले अपना आराम से आते थे भारत में और जो है प्रचार करते थे। तो इसमें एक चीज़ और कही गई, वो क्या कहा गया कि जो स्थानीय निकाय होंगे, स्थानीय निकाय मतलब समझ रहे हैं ना, स्थानीय निकाय मतलब जैसे अपने यहाँ आज नगर पंचायत और पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से जो नगर पालिका और ये सब चीज़ें बनी हैं, वही जो है स्थानीय निकाय हुआ करते थे। पहले सरपंच जमींदार और ये सब हुआ करते थे। तो स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय टैक्स लगा सकते थे, मतलब कर आरोपित कर सकते थे, कर आरोपित कर सकते थे, कर आरोपित कर सकते थे। समझ में आया कि जो स्थानीय निकाय जो थे वो कर आरोपित कर सकते थे। समझ में आया, मतलब स्थानीय निकायों को भी कर आरोपित करने की शक्ति दे दी गई। दूसरी चीज, एक चीज ऐसे आप समझते चलिएगा कि जो ब्रिटेन का जो मॉडल था, जब केंद्र की व्यवस्था चालू कर दी गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, तो उसमें क्या कहा गया कि जो प्रांतीय गवर्नर होंगे वो भी विधि बना पाएंगे और उनको 3-3 सदस्यों वाली एक परिषद दे दी गई। अब क्या कहा गया कि जितने भी जो प्रांतीय गवर्नर जो विधि बना रहे हैं अभी तक, उनको बंगाल के गवर्नर जनरल से अपने द्वारा बनाई गई विधियों का अनुमोदन भी कराना होता था। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में हमेशा बना के रखिएगा कि जो है वो क्या था। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद हमने देखा कि 1786 का एक्ट, 1786 के बाद 1892 का एक्ट, 1892 के एक्ट के बाद हमने देखा 1813 का एक्ट। ठीक है, तो हमने क्या क्या अभी देखा, हमने 3 एक्ट आज पढ़ लिए और आज का टारगेट भी हमारा पूरा हो गया है। हम ये सोच रहे हैं कि अभी तक हम सिर्फ डेली आप लोगों को 3-3 एक्ट करके पढ़ाते चलेंगे भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में। तो हमने देखा, हमने क्या देखा, हमने देखा कि 1784 का एक्ट हम पढ़ चुके थे। आज हमने डिस्कस किया 1786 का एक्ट, 1786 का एक्ट। ठीक, एक चीज। दूसरा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 1786 के बाद हमने क्या पढ़ा, 1793 का एक्ट, 1793 का एक्ट। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 1813 का एक्ट। समझ में आया, इतनी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमने जो है पढ़ा क्या क्या, यहाँ से क्या मिल गई, वीटो पावर मिल गया। क्या मिल गया, वीटो पावर मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया, वीटो पावर मिल गया। वीटो पावर का मतलब कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त कर सकता है, ये मिल गया। दूसरा क्या इसमें कहा गया, और ये वीटो पावर पाने वाला जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमने क्या बताया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला। ठीक ना, इतनी बात आप लोग समझ गए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला। फिर हमने क्या कहा कि 1893 का एक्ट आया। इसके माध्यम से क्या कहा गया, इसके माध्यम से कहा गया कि पहला नंबर तो भारत पर जो शासन होगा वो उसका आधार क्या होगा,
विधि के आधार पर शासन होगा। समझ में आया। दूसरा हमने क्या कहा, दूसरा हमने ये कहा कि सारे खर्च, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, हमने क्या बताया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन, हमने क्या बताया, हमने बताया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारत के राजस्व पर भारित कर दिया इन्होंने। ठीक ना, इतनी बात समझ में आ गई कि भारत के राजस्व पर भारित कर दिया गया। और इसमें तीसरी बात जो कही गई वो क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष किसको देने होंगे, ब्रिटेन को देने होंगे। क्या बताया हमने, यही तो बताया ना कि 5 लाख रुपए ब्रिटेन को देने होंगे। तो पहले 86 में वीटो पावर, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला ऐसा था। मतलब और क्या कहा गया कि प्रधान सेनापति, मतलब गवर्नर जनरल में प्रधान सेनापति की शक्तियां जो है वो निहित कर दी गई। क्लियर, ये इसमें इतना प्रावधान किया गया। इसमें विधि के आधार पर शासन और इनके सदस्यों का भारत के राजस्व पर वेतन का भारित होना और 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष ब्रिटेन को देना होगा। और 1813 में हमने क्या कहा कि एकाधिकार समाप्त पर किस पे बना रहा, चाय और चीन पर बना रहा। ठीक ना। फिर हमने क्या कहा कि ईसाई मिशनरियां भारत आई। क्या हुआ, ईसाई मिशनरियां कहाँ आई, भारत आई। ठीक, भारत आई ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये वाला रहेगा आई। और तीसरा क्या कहा गया कि जो है स्थानीय निकाय क्या कर पाएंगे, टैक्स लगा पाएंगे। क्या लगा पाएंगे, टैक्स लगा पाएंगे। समझ में आया। फिर हमने क्या कहा था, ये भी बताया था कि 1 लाख रुपए इसी के माध्यम से क्या दिया गया, 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किया गया। शिक्षा पर खर्च, समझ में आया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये कुल जमा बातें आज हम लोगों ने सीखी हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं है और 3 एक्ट हम लोगों ने खींच लिया है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 1786 के एक्ट में वीटो पावर मिल गया। गवर्नर जनरल में प्रधान सेनापति की शक्तियाँ निहित हो गई और ये सारी शक्तियाँ पाने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला गवर्नर जनरल बना इस एक्ट के माध्यम से। दूसरा, 1793 के माध्यम से हमने क्या समझा कि अब भारत में जो शासन होगा वो विधि के आधार पर शासन होगा। बीओसी के सदस्यों का वेतन भारत के राजस्व पर भारित कर दिया गया। बीओसी का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब जो 6 सदस्यीय, इसमें कितने सदस्य होते थे बीओसी में, 6 सदस्य। कितने सदस्य, 6 सदस्य। और ये किस एक्ट के माध्यम से इंट्रोड्यूस कराया गया था, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। और 5 लाख रुपए सारे खर्चों को निकाल के 5 लाख रुपए ब्रिटेन को देने होंगे, ये बात इसकी खारिज हो गई। ऐसे आप लोग भी एक पाई चार्ट एक छोटा छोटा ग्राफ बनाने की कोशिश किया करिए। इससे क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं छोटे छोटे पॉइंट में आप कलेक्ट करने की कोशिश किया करिए और यही याद रह जाता है, यही बाद में याद रह जाता है और यही इतना याद भी होता है। दूसरा क्या हुआ, 1813 का जो एक्ट है उसमें एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया गया, चाय और चीन के साथ बना रहा। ईसाई मिशनरियां भारत आई। फिर क्या कहा गया, स्थानीय निकाय टैक्स लगा सकते हैं और 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की गई। और ये इसमें मैं बता देता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। पहला नंबर, अगर इससे क्वेश्चन पूछता है तो इसको पूछता है, इसको पूछता है, इसको भी पूछता है, मान के चलिए एकदम ठोस ठोस चीज़ें।
और इसमें सिर्फ इसको पूछता है और इसको पूछता है। इसमें जो है वीटो पावर को पूछ लेता है, और प्रधान ये जो है पहला वीटो पावर का पाने वाला पहला गवर्नर कौन था ये पूछ लेता है। आशा है ये जो भी आज हमने आपको बताया, इन 3 एक्टों के बारे में हमने आपसे चर्चा किया, आशा है आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी हो तो आप इस सीरीज़ में हमारे साथ लगातार बने रह सकते हैं। और एक जो पॉलिटी पे बहुत क्वेश्चन डील करने की एक बहुत अच्छी समझ आप लोगों में मैं विकसित कर दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। बस आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहें, और जो शॉर्ट नोट मैं जिस शॉर्ट नोट की बात करता हूं आप उसको अपने हैंड राइटिंग फॉर्म में बनाते रहिए और उसको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ। नमस्कार।